हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए चर्चा करते हैं। राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र के अंतर्गत राजनीतिक अवधारणाओं के अंतर्गत आज हम पुनः संप्रभुता की अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले पार्ट में हमने संप्रभुता क्या है, उसका अर्थ और उसकी परिभाषा और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी। लेकिन इस पार्ट 2 में हम संप्रभुता की विशेषताएं और लक्षण, कैरेक्टर ऑफ सॉवरेंटी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां से भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार सवाल बने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से संबंधित अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आइए टू द पॉइंट शुरुआत करते हैं। राजनीतिक अवधारणा संप्रभुता सॉवरेनिटी, यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, आप इसे भी जरूर देखिएगा। तो आइए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। संप्रभुता की विशेषताएं। इसकी विशेषताओं के अंतर्गत बात करें तो संप्रभु असीमितता। संप्रभुता का पहला और अंतिम लक्षण उसका सर्वोच्च और असीम होना है। दूसरा है स्थायित्व। संप्रभुता कुछ समय के लिए रहती है और कुछ समय के लिए नहीं रहती, ऐसा नहीं होता, यानी संप्रभु स्थायी है। संप्रभु राज्य का एक स्थायी तत्व है। और मौलिकता, सर्वव्यापकता, अविभाज्यता और अनन्यता, इन सभी सह तत्वों को हम एक एक करके चर्चा करेंगे इनके ऊपर अगली स्लाइड में। तो संक्षेप रूप में आप इन्हें ध्यान रखिएगा कि संप्रभुता की विशेषताएं हैं। कभी कभार सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषता है या नहीं है, तो आप कह सकते हैं संप्रभुता असीमित होती है, संप्रभु स्थायी होती है, संप्रभुता मौलिक होती है, मौलिकता होती है, सर्वव्यापकता होती है, सार्वभौमिकता होती है, और अविभाज्यता, इसको आप विभाजित नहीं कर सकते, और अनन्यता, मतलब संप्रभु एक ही होता है। तो आइए अगली स्लाइड में एक एक करके इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो संप्रभुता का पहला तत्व सर्वव्यापकता, यूनिवर्सल, यानी संप्रभुता है जो सार्वभौमिक होती है। राज्य के भीतर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति और राज्य में विद्यमान प्रत्येक संघ या समुदाय पर संप्रभु द्वारा निर्मित कानून बाध्यकारी है। यानी राज्य द्वारा निर्मित कानून, संप्रभुता द्वारा निर्मित कानून उस राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी समुदायों, संस्थाओं पर बाध्यकारी है, लागू होते हैं। किसी राज्य के भीतर गुजरती हुई विदेशी सेनाएं, व्यापारिक प्रतिनिधि, राजनयिक को राज्य के अधिकार क्षेत्र से जो उन्मुक्तियां, जो स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार का विषय है। यानी कोई राज्य है और वह संप्रभु है, यदि उस राज्य के अंतर्गत विदेशी सेनाएं, व्यापारिक प्रतिनिधि और राजनयिक जाते हैं, व्यापार करते हैं, उस राज्य के अधिकार क्षेत्र से जो उन्हें स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं,
वह अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार का विषय है, न कि संप्रभु सिद्धांत के अपवाद का विषय। राज्य यदि चाहें, संप्रभु राज्य यदि चाहें तो उन उन्मुक्तियों को समाप्त भी कर सकता है। प्रभुसत्ता के सिद्धांत का अपवाद नहीं कह सकते इन्हें आप। कोई भी राज्य अपनी प्रभुसत्ता या संप्रभुता के नाते किसी को ऐसी उन्मुक्ति प्रदान करने से मना नहीं कर सकता। यानी इस प्रकार की जो सेवाएं हैं वो राज्य मना नहीं कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के नाते, संबंधों के नाते। तो आप कह सकते हैं कि संप्रभुता सर्वव्यापक है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। अगली इसकी विशेषता आती है पूर्णता और असीम, एब्सोल्यूटनेस। पूर्णता या असीम। प्रभुसत्ता एक पूर्ण और असीम शक्ति है, यह किसी की इच्छा से बाधित नहीं है। यानी संप्रभुता एक पूर्ण और असीम और सर्वोच्च शक्ति है, क्योंकि यह किसी दूसरे की इच्छाओं से बाधित नहीं है, दूसरे की इच्छाओं से इसका नियमन नहीं होता है। संप्रभुता राज्य के बाहर भी अपने और राज्य के संदर्भ में उसे सर्वोच्च माना जाता है। यानी राज्य के बाहर भी अपने राज्य के संदर्भ में उसे सर्वोच्च माना जाता है संप्रभुता को। कोई राज्य किसी अन्य राज्य के साथ संधि करे या न करे, उसके साथ समझौता करे या न करे, यह उस राज्य का अधिकार है। अन्य कोई राज्य न तो उसके मामले में हस्तक्षेप कर सकता है और न ही उसे किसी बात के लिए विवश कर सकता है। यदि कोई राज्य संप्रभु है तो कोई दूसरा राज्य उसे उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न ही उसे किसी बात के लिए विवश कर सकता है। यानी संप्रभुता का जो दूसरा तत्व है पूर्णता या असीम, एब्सोल्यूटनेस, इसका मतलब यह रहेगा कि राज्य अपने आप में पूर्ण शक्तिशाली है, वह किसी दूसरे की बात को नहीं मानेगा, नहीं किसी दूसरे की बात को मानने के लिए विवश होगा। अगला पॉइंट है, यह विधि द्वारा भी अनियंत्रित है क्योंकि विधि स्वयं इसकी रचना है। संप्रभुता के बारे में कहा गया कि संप्रभुता कानून द्वारा अनियंत्रित है, क्योंकि कानून विधि है, लॉ है, जो स्वयं इसकी क्या एक कृति है। क्योंकि संप्रभु राज्य कानून बनाने में स्वतंत्र होता है, वह किसी दूसरों की इच्छाओं के अनुरूप कानून नहीं बनाएगा, वह अपनी स्वयं की इच्छा के अनुरूप कानून बनाता है। तो हमने पहली विशेषता देखी यूनिवर्सल, सार्वभौमिकता, सर्वव्यापकता, और दूसरी है पूर्णता या असीम, एब्सोल्यूटनेस। हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत को निरंकुश संप्रभुता का सिद्धांत भी कहा जाता है। हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत को निरंकुश संप्रभुता सिद्धांत का भी कहा जाता है। निरंकुश संप्रभुता की बात की थी हॉब्स ने एक ऐसे अपनी प्रसिद्ध रचना लेवियाथन, जो 1651 में प्रकाशित हुई, इसमें एक ऐसे शासक की कल्पना की जो पूर्ण रूप से संप्रभु हो, और कानूनी संप्रभुता की बात भी हॉब्स करता है। सबसे पहले कानूनी संप्रभुता की बात भी हॉब्स ने कही है। तो हॉब्स के अनुसार संप्रभुता विधि द्वारा भी निलंबित नहीं है, क्योंकि विधि संप्रभु की आज्ञा है। हॉब्स कहता है कि संप्रभुता विधि द्वारा भी निलंबित नहीं है, क्योंकि विधि संप्रभु की आज्ञा है, आदेश है। आगे बात करें, अंतरराष्ट्रीय संधियां और समझौते प्रभुसत्ता को नष्ट नहीं कर देते, क्योंकि कोई राज्य इन्हें अपनाने को बाध्य नहीं होता। ये तभी तक मान्य होते हैं जब तक कि संप्रभुता संपन्न राज्य उनका सम्मान करने को तैयार हो। कहने का मतलब यह रहेगा
कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौते हैं वो किसी देश की संप्रभुता को नष्ट नहीं कर सकते। कोई भी देश, कोई भी राज्य संप्रभु होने के नाते उन अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कानूनों को, समझौतों को लागू करे या न करे, यह उसका अधिकार रहेगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते प्रभुसत्ता को नष्ट नहीं कर देते, क्योंकि कोई राज्य उन्हें अपनाने को बाध्य नहीं होता। ये तभी तक मान्य होते हैं जब तक संप्रभुता संपन्न राज्य उनका सम्मान करें या उन्हें मानने के लिए इच्छा जाहिर करें। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या तो कर सकता है, परंतु उसे लागू कराना उसके हाथ में नहीं है। मित्रों, बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या तो कर सकता है, परंतु उसे लागू करना उसके हाथ में नहीं है। संप्रभुता का परंपरागत सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून नहीं मानता, क्योंकि वह किसी इच्छा को व्यक्त नहीं करता है। संप्रभुता का परंपरागत सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून नहीं मानता, क्योंकि वह किसी इच्छा को व्यक्त नहीं करता है। जब तक वह कानून किसी दूसरे की इच्छा को व्यक्त नहीं करेगा, तब तक वह कानून संप्रभु नहीं होगा। चलते हैं अगली विशेषता की ओर। अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के सदस्य राष्ट्र आपसी संबंधों को निभाते हुए जिन सिद्धांतों और विशेष नियमों को मान्यता देते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है, ये एक फैक्ट के रूप में आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य राष्ट्र आपसी संबंधों को निभाते हुए जिन सिद्धांतों और विशेष नियमों को मान्यता देते हैं उसे ही अंतर्राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुख्य विषय की बात करें, शांति कानून, लॉ ऑफ पीस, युद्ध कानून, लॉ ऑफ वार, तटस्थता कानून, नेचुरलिटी लॉ। तो ये कुछ प्रमुख विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून के। अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं। अपृथकरणीयता या अदेयता। संप्रभुता की तीसरी विशेषता आ रही है अपृथकरणीयता या अदेयता। प्रभुसत्ता पूर्ण और असीम होती है, अतः किसी को और को नहीं दी जा सकती। यानी प्रभुसत्ता पूर्ण और असीम होने के नाते आप किसी दूसरे को नहीं दे सकते, उसे अलग नहीं कर सकते, उसे पृथक नहीं कर सकते। अदेय, जो किसी को देय नहीं हो। प्रभुसत्ता को राज्य से पृथक करने का अर्थ होगा राज्य का अस्तित्व मिटाना। यानी प्रभुसत्ता को राज्य से पृथक करने या अलग करने का अर्थ होगा राज्य का अस्तित्व मिटाना। प्रभुसत्ता को राज्य से निकाल देने पर वह राज्य नहीं रह जाएगा। यानी प्रभुसत्ता को राज्य से निकाल देने पर वह राज्य नहीं रह जाएगा। यदि कोई राज्य अपने अधिकार क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी अन्य राज्य को सौंप देता है तो उस पर उसकी संप्रभुता समाप्त हो जाएगी और उस क्षेत्र पर दूसरे राज्य की प्रभुता स्थापित हो जाएगी। यानी यदि कोई राज्य अपने अधिकार क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी अन्य राज्य को सौंप देता है तो उस पर उसकी संप्रभुता समाप्त हो जाएगी और उस क्षेत्र पर दूसरे राज्य की प्रभुसत्ता स्थापित हो जाएगी और उस राज्य का अस्तित्व मिट जाएगा जिसकी पहले वो भूमि थी। तो संप्रभुता की हमने विशेषताओं के अंतर्गत देखा। पहली विशेषता सार्वभौमिकता, दूसरी पूर्णता या असीम, तीसरी अपृथकरणीयता या अदेयता, यानी इसे आप किसी को दूसरे को दे नहीं सकते। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना
प्रभुसत्ता को स्थानांतरित नहीं कर सकता। यदि कोई राज्य प्रभुसत्ता को स्थानांतरित करना चाहता है तो उसे स्वयं क्या है, नष्ट होना होगा। जब कोई प्रभुसत्ताधारी सत्ता ऑथोरिटी को त्याग करता है तो ऐसी हालात में सरकार बदलती है, प्रभुसत्ता का स्थान नहीं। यानी जब कोई प्रभुसत्ताधारी सत्ता का त्याग करता है तो ऐसी हालात में सरकार बदलती है, प्रभुसत्ता का स्थान नहीं बदलता, वर्ण वही राज्य में ही निवास करती है। प्रभुसत्ता हमेशा राज्य का स्थायी तत्व है, वो राज्य में ही निवास करती है। जैसे किसी देश का शासक बदले तो प्रभुसत्ता शासक में ही निहित रहती है, लेकिन उसको धारण करने वाला बदलता है। जैसे भारत की राष्ट्रपति की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति 5 साल के बाद बदलता है, तो प्रभुसत्ता राष्ट्रपति में ही निहित होती है, शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होती है औपचारिक रूप से, लेकिन व्यक्ति है जो सत्ता है जो बदल जाती है। अगली बात, संप्रभुता की विशेषता का रूसों ने पर्याप्त समर्थन किया है। यानी संप्रभुता की इस विशेषता का रूसों ने पर्याप्त समर्थन किया है। रूसों के अनुसार शक्ति स्थानांतरित की जा सकती है पर इच्छा नहीं। रूसों का कथन है कि शक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है पर इच्छा को नहीं। रूसों को पॉपुलर सॉवरेनिटी का समर्थक माना जाता है। पॉपुलर सॉवरेनिटी, लोकप्रिय संप्रभुता का विचार रूसों के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो रूसों ने कहा कि शक्ति स्थानांतरित की जा सकती है पर इच्छा को नहीं। आगे गवर्नर महोदय आते हैं। गवर्नर कहते हैं कि राज्य अपने को नष्ट किए बिना प्रभुसत्ता को किसी दूसरे को नहीं सौंप सकता। यानी राज्य अपने को नष्ट किए बिना प्रभुसत्ता को किसी दूसरे को नहीं सौंप सकता। प्रभुसत्ता को त्यागना आत्महत्या के समान है। किसने कहा? गवर्नर ने कहा। गवर्नर ने कहा कि राज्य अपने को नष्ट किए बिना प्रभुसत्ता को किसी दूसरे को नहीं सौंप सकता और प्रभुसत्ता को त्यागना आत्महत्या के समान होगा। यह बात गवर्नर महोदय ने की है, प्रोफेसर गवर्नर ने। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। आगे एक महत्वपूर्ण विचारक आते हैं, लोअर लीवर, जिन्हें कहते हैं लाइवर या लीवर। इनका कहना है कि प्रभुसत्ता को उसी तरह स्थानांतरित नहीं किया जा सकता जैसे वृक्ष को उसके अंकुरित होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। लीवर या लोअर कहते हैं कि प्रभुसत्ता को उसी तरह स्थानांतरित नहीं किया जा सकता जैसे वृक्ष को उसके अंकुरित होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे मनुष्य आत्महत्या के बिना अपना जीवन या व्यक्तित्व किसी अन्य को स्थानांतरित नहीं कर सकता, उसी प्रकार संप्रभुता स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। बहुत ही अच्छा कथन है लाइवर का या लीवर का, कह सकते हैं आप इसे, कि प्रभुसत्ता को उसी तरह स्थानांतरित नहीं किया जा सकता जैसे वृक्ष को उसके अंकुरित होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे मनुष्य आत्महत्या के बिना अपना जीवन या व्यक्तित्व किसी अन्य को स्थानांतरित नहीं कर सकता, उसी प्रकार संप्रभुता स्थानांतरित नहीं की जा सकती। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर और इसकी चौथी विशेषता आती है संप्रभुता की स्थायी तत्व, परमानेंस। यानी संप्रभुता राज्य का एक स्थायी तत्व है। राज्य स्थायी है और इसलिए संप्रभुता भी स्थायी है। राज्य के अस्तित्व में ही संप्रभुता का अस्तित्व निहित है। दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। सत्ताधारी की मृत्यु या पद से त्याग पत्र देने से संप्रभुता का अंत नहीं होता, वरन वह दूसरे सत्ताधारी या सम्राट में स्थानांतरित हो जाती है। सरकार बदलने से राज्य और प्रभुसत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मित्रों। यानी संप्रभुता राज्य का स्थायी तत्व है। तो स्थायी तत्व यह संप्रभुता की चौथी विशेषता होगी।
अगली पांचवी विशेषता आपके समक्ष है, अविभाज्यता की संप्रभुता पूर्ण और स्थायी है, अतः इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। संप्रभुता को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। यदि संप्रभुता को विभाजित कर दिया जाए तो राज्य का भी विभाजन हो जाएगा। जैसे पूर्व सोवियत संघ की बात करें, उदाहरण के लिए, यदि संप्रभुता विभाजित है तो इसका मतलब है कि वह एक से अधिक राज्यों का अस्तित्व है। संप्रभु का विभाजित होना, इसका सीधा मतलब होगा कि वहां एक से अधिक राज्यों का अस्तित्व है। राज्य के अंदर समूह संस्थाएं जिस सत्ता का प्रयोग करती है वह संप्रभुता को अलग करके नहीं दी जाती, वरन उसी की देन है। यानी राज्य के अंतर्गत जो भी समूह है, जो भी व्यक्ति है, जो भी संस्थाएं हैं, जिस सत्ता का प्रयोग करती है वह संप्रभु की देन है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम में प्रभुसत्ता संघ और उसकी इकाइयों में विभाजित नहीं होती, बल्कि उनके जो निर्दिष्ट विषय है, विषयों के संबंध में उसके अधिकार क्षेत्र विभाजित होते हैं। यानी संघीय व्यवस्था में बात करें संप्रभुता की, तो संप्रभुता संघ और इकाइयों में विभाजित नहीं होती है, लेकिन उनको जो विषय दिए गए हैं उनके संबंध में उनके अधिकार और क्षेत्र विभाजित होते हैं। एक महत्वपूर्ण विचारक आते हैं, कैलन। इन्होंने कहा कि संप्रभुता एक समग्र वस्तु है, इसे विभाजित करना, इसे नष्ट करना है। राज्य में यह सर्वशक्ति सुप्रीम पावर है। हम अर्धवर्त का या अर्ध त्रिभुज की तरह अर्ध संप्रभुता की बात नहीं कर सकते। कहलन इन्होंने कहा कि संप्रभुता एक समग्र वस्तु है, एक पूर्ण वस्तु है, इसे विभाजित करना, इसे नष्ट करने के समान है। राज्य में यह सर्वशक्ति है, हम अर्धवृत्त या अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम संप्रभुता, अर्ध संप्रभुता की कल्पना नहीं कर सकते। तो यह परिभाषा कैलन की है, अच्छी परिभाषा है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आई हुई है। इसको आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। अर्धवृत्त या अर्ध त्रिभुज की तरह अर्ध संप्रभुता की बात नहीं की जा सकती। अर्धवृत्त या अर्ध त्रिभुज की तरह अर्ध संप्रभुता की बात नहीं की जा सकती। यह कौन कहता है? कैलन कहता है। संप्रभुता के प्रकारों में हम पढ़ते हैं एकलवादी और बहुलवादी। एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता एक ही व्यक्ति में निवास करती है, जबकि बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग समुदायों में निवास करती है। तो इसी प्रकार बहुलवादियों ने संप्रभुता के इस विशेषता का खुला विरोध किया है। बहुलवादियों ने संप्रभुता की इस विशेषता का खुला विरोध किया है, क्योंकि जो संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत है वो कहता है कि संप्रभुता एक ही व्यक्ति में निवास करती है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे बांटा नहीं जा सकता। इनके अंतर्गत लोवेल आते हैं, उन्होंने कहा कि एक ही प्रदेश में एक ही जनता के लिए अलग अलग विषयों पर आज्ञा देने के लिए दो संप्रभु रह सकते हैं। बहुलवादी कहते हैं कि संप्रभुता के अलग अलग केंद्र होंगे, किसी एक व्यक्ति या एक राज्य में नीति नहीं होगी। इसी प्रकार बहुलवादी समर्थक लोवेल ने कहा कि एक ही प्रदेश में एक ही जनता के लिए अलग अलग विषयों पर आज्ञा देने के लिए दो संप्रभु रह सकते हैं। तो यह परिभाषा लोवेल की है। अगली इसकी विशेषता आती है अनन्यता। अनन्यता यह क्या है कि संप्रभुता अनन्य मानी गई है। अनन्य इसका अर्थ है कि राज्य में केवल एक ही संप्रभुता शक्ति हो सकती है, अनन्य, कोई दूसरी संप्रभु शक्ति नहीं हो सकती।
संप्रभुता का अपने क्षेत्र में कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। तो ये इसकी विशेषता है। अनन्य संप्रभु क्या है? अनन्य मानी गई है। इसका अर्थ है कि राज्य में केवल एक ही संप्रभुता शक्ति होती है, दो नहीं। संप्रभुता का अपने क्षेत्र में कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। तो इस प्रकार हमने संप्रभुता की विशेषताओं को देखा है। संक्षेप रूप में हम कहें तो संप्रभुता की विशेषताएं असीमितता, स्थायित्व, मौलिकता, सर्वव्यापकता, अविभाज्यता और अनन्यता। क्योंकि सवाल इसी प्रकार आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषता है या नहीं है। असीमित है, पूर्णता है, स्थायित्व है, मौलिकता है, सर्वव्यापकता है, अविभाज्यता है और अनन्यता, यानी संप्रभु अनन्य है। तो अगली वीडियो सीरीज में हम संप्रभुता के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक से किस प्रकार के सवाल आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हमारी चर्चा रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।